ओके, सो वेलकम यू ऑल टू स्थित प्रज्ञ इनसाइट। स्वागत है आप सभी का स्थित प्रज्ञ इनसाइट्स पे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम देखेंगे कि प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल जो है वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, अब इंट्रोडक्शन से क्या मतलब होता है? तो इंट्रोडक्शन से मतलब होता है कि पहले तो हम देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहना क्या चाहता है। उन्होंने किन बेसिस पे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे तो उनके आइडियाज़ क्या थे, उनके मोटिव्स क्या थे, उनका मोटिवेशन क्या था, उनका विजन क्या था हमारे होने वाले स्टेट के लिए। ये जो चीज़ें हमको देखने को मिलती है वो मिलती है प्रियम्बल में। जैसे कि अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो प्रियम्बल कैन बी सेड एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और ये किन्होंने बोला था? तो एन ए पालकी वाला सुप्रीम कोर्ट, said by N.A. Palkewala, who is a Supreme Court judge. Later on, Supreme Court on Golaknath case judgment stated that preamble reflects the ideals and aspiration of the Constitution. कि प्रियम्बल जो बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले तो आइडियाज़ क्या हैं, उनके बाद एस्पिरेशन क्या है। ठीक है, ये दो चीज़ें जो हैं वो प्रियम्बल बताता है। टू अंडरस्टैंड द माइंड्स ऑफ मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी मस्ट रेफर टू प्रियम्बल। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो निर्माताएं हैं, जो निर्माताओं ने जो भी प्रोविजंस दिए हैं, तो वो क्या सोच रहे थे, वही सेम चीज़ें जो लिखे हुए यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें हमको प्रियम्बल से देखने को मिलती है। इट एम्बॉडीज अ सोलम form of all ideals and aspiration that we collectively demand during the freedom struggle. Same चीज़ रिपीट हो रही है बार बार। The concept of preamble has been inspired from UN Charter and US Constitution, while the content is taken from Objective Resolution by Mr. Jawaharlal Nehru presented on 13th December 1946। ठीक है, कहाँ कहाँ से हमने लिया? तो एक यूएन चार्टर से और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ये इन दो जगहों से हमने प्रियम्बल का रेफरेंस लिया कि भैया प्रियम्बल जैसी कोई चीज़ होती है और हमको यहाँ से हमने देखा है कि उठाना चाहिए। बट जो प्रोविजंस हैं, ये प्रोविजंस कहाँ से लिए गए? ये लिए गए जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। ओके, क्लियर है यहाँ तक के? तो अब देखते हैं प्रियम्बल में लिखा क्या हुआ है। पहला लाइन है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि पावर कहाँ से डिराइव होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम whom? We the people of India. We derive the power for India, having solemnly resolved to constitute India into। यहाँ तक के अब बोल रहे हैं कि हम इंडिया को किस में कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, हम इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं। तो हम इंडिया को बनाना चाहते हैं सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। पहले तो हम स्टेट का जो डेफिनेशन है वो क्या देंगे कि हमारा स्टेट है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। उसके बाद फिर जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उनको हम देंगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ओके, ये चार चीज़ें। तो हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। SSSDR याद करना है इनको, ऐसा नहीं कि बस पढ़ के निकल गए। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू SSSDR, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। क्या सिक्योर कर रहे हैं हम हमारे सिटीजन को? तो जस्टिस कैसा? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तीन प्रकार के जस्टिस देंगे हम, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग them all fraternity,
assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. अब यहाँ पे आपको एक ये चीज़ दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2, है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ था 1. तो ये 1 और 2 क्या है, तो आइए देखते हैं. पहला क्या लिखा हुआ है, बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक को चेंज करके सॉवरेन सोशलिस्ट, दूसरा कलर लेते हैं, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर. तो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर जो है वो है, हमने लाया कहाँ से, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हमने यहाँ पे डाला क्या, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर. पहले क्या था, पहले था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हमने क्या ऐड किया, सोशलिस्ट सेक्युलर. अब उसी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने एक और चीज़ ऐड की, दैट इज़ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन. तो यहाँ पे जो इंटीग्रिटी वर्ड है, इंटीग्रिटी वर्ड वॉज एडेड विद द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जो पहले था यूनिटी ऑफ नेशन. समझ में आया चीज़ें. तो न अब हमको अगर पूछा जाए कि भैया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हमने क्या ऐड किया, तो हमने किया सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी. ये जो हैं 3 चीज़ें हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड की. नेक्स्ट, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ठीक है, तो हमने adopt enact कब किया, 26 नवंबर 1949. ठीक है, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन के रेडी हो गया था. और फिर ये एनफोर्स कब हुआ, तो ये हुआ 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं. ओके, परफेक्ट. तो एक बार फिर से देख लेते हैं. वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, याद करना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into, we the people of India having solemnly resolved constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economical and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of nation. In our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution. यहाँ तक क्लियर है. अब चलिए देखते हैं कि ये जो टर्म्स हमने यूज़ किए कि सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, इनका मतलब क्या होता है, व्हाट डू दे मीन एंड वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैव यूज्ड दिस ऑन आवर प्रीएम्बल. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने देख ही चुके हैं वैसे तो, सोर्स और द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द पावर, है ना. अभी तो हमने देखा ना कि हम पावर कहाँ से डिराइव कर रहे हैं, तो हम डिराइव कर रहे हैं खुद से, वी द पीपल ऑफ इंडिया. एनेक्टिंग क्लॉज, तो कब एनेक्ट हुआ था भैया, 26 नवंबर 1949 को. जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमने देखी, बस ये सेग्रीगेट फॉर्म में यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है. तो 26 नवंबर 1949 को हमने एनेक्ट किया. पावर ऑफ सोर्स क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया. अब एक बहुत पॉपुलर सवाल जो आता है, बार बार आता है, वो है कि प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. भैया आपने इसको बोल दिया आइडेंटिटी कार्ड, है ना, आपने इसको बोल दिया क्या, इंट्रोडक्शन. तो ये पार्ट है कि नहीं है प्रीएम्बल का. तो इसका जो निवारण किया है, पहले तो बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट व्हेन इट वाज रिप्रेजेंटेड और दिस मैटर
अगेन रेज्ड, ये मैटर जब दोबारा से ओपन हुआ, बेरोबारी में इन्होंने बोला कि नहीं है, तो भाई फिर नहीं है तो कुछ चीज़ें तो हुई होंगी ना, रिपरकशंस, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, नाउ इज़ नॉट द टाइम। तो फिर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट रूल किया कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो इंडिपेंडेंट लीगल इफेक्ट। टू गिव इट अ लीगल इफेक्ट वी नीड एक्ट्स, आर्टिकल्स, लॉज। अगर सिर्फ प्रीएम्बल में लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मिलेगा ही। जैसे हमने सोशलिस्ट बोला, तो सोशलिस्ट बोलने के बाद अगर ये प्रीएम्बल में लिखा है तो हमारे पास कोई एक्ट्स हैं, कोई पॉलिसीज हैं जो इम्प्लीमेंट करती है जिस सोशलिस्ट पॉलिसी। वी कैन नॉट गो टू कोर्ट जस्ट बिकॉज इट इज़ रिटन इन वॉट दिस प्रीएम्बल। तो वही चीज़ें हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इंडिपेंडेंट इफेक्ट। ओके, अब 2020 में एक सवाल आया था, द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सिंपल, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट। ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। आगे भी देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस को, है ना। नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहीं पे गलत हो गया, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ सेम लीगल इफेक्ट, तो सेम लीगल इफेक्ट नहीं है, इसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है। द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। तो ऐसा भी कुछ नहीं कि इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट आ जाए तो भी प्रीएम्बल का। देखो ये दोनों स्टेटमेंट में लिखा क्या हुआ है, ये क्या बोल रहा है कि इंडिपेंडेंटली इफ लीगल इफेक्ट नहीं है बट अगर मिल जाए तो प्रीएम्बल को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई केस हुआ, है ना, अब सपोज करो किसी आर्टिकल में उस केस के लिए प्रोविज़न है, तो इस बेसिस पे नहीं किया जा सकता कि प्रीएम्बल में बोला है, इस बेसिस पे किया जा सकता है कि आर्टिकल इज़ वायलेटेड। सो इवन आफ्टर इट इज़ बैक्ड बाय सम आर्टिकल इट हैज़ नो इंडिपेंडेंट लीगल इफेक्ट। ओके, इस आर्टिकल का लीगल इफेक्ट है, प्रीएम्बल का नहीं है, दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ मोर अप्रोप्रिएट, मोर करेक्ट। तो आंसर ए हो जाएगा इसका। अब आते हैं इन पे, व्हाट सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो सोवेरेनिटी क्या होती है? इट इम्प्लाइज दैट नीदर डोमिनियन नॉर डिपेंडेंसी बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, और इसके पास क्या होना चाहिए? इंटरनल सोवेरेनिटी एंड एक्सटर्नल सोवेरेनिटी। सोवेरेनिटी का मतलब क्या होता है? संप्रभुता। संप्रभुता मतलब फुल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये अथॉरिटी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तभी तो आप हो ना, अपनी मर्जी के मालिक हो, तभी आप सोवेरेन हो। तो इट इम्प्लाइज दैट नीदर डोमिनियन नॉर डिपेंडेंसी बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। अब बोल रहे कि इट शुड हैव बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल सोवेरेनिटी से क्या मतलब होता है हमारा? एक्सटर्नल सॉवरेनिटी से मतलब होता है कि हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, कोई हमको डिक्टेट ना कर पाए। इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट इन अवर इंटरनल डिसीजन। देखो सॉवरेनिटी बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत चीज़ें डिस्कस करने का, बट फॉर द सेक ऑफ क्विक रिविजन वी मस्ट नो दैट सॉवरेनिटी मीन्स नीदर डिपेंडेंसी नॉर डोमिनियन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। उसके अंदर पे दो टाइप हो गए, क्या? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या है कि आपके देश के अंदर जितने भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे अगर कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सॉरी, कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यहाँ पे नक्सलिज्म है और माओइज़म है, और अगर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पानी के लिए लड़ाई हो गई, तो दीज आर व्हाट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो इन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए हम बांग्लादेश को नहीं बोलेंगे कि भैया बांग्लादेश आओ हमको हेल्प करो, या पाकिस्तान आओ हमको हेल्प करो, या यूएसए आओ हमको हेल्प करो। नो, वी आर फुल्ली इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन। हम अपना मिलिट्री भेजेंगे, हम अपना पुलिस फोर्स भेजेंगे और यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक करेंगे। सिमिलरली अगर हमारा डिस्प्यूट हो जाता है पाकिस्तान से, तो भी हम यूएसए को नहीं बोलेंगे कि कम एंड हेल्प अस। दो डिप्लोमेटिक अलाइंसेस के तौर पे हम उनको बुला सकते हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक कि हम उनके बिना कुछ कर ही नहीं सकते, उनका परमिशन चाहिए। ओके,
तो दैट इज़ एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। अब जो एक प्रोमिनेंट सवाल हमेशा उठता है कि कॉमनवेल्थ में हम ज्वाइन कर रहे हैं तो इट डज़ नॉट डाइल्यूट अवर सॉवरेनिटी। पहला चीज़ तो क्यों नहीं करता, क्योंकि हम अपने विल से हैं। हमको किसी ने ऑफर दिया कि भैया आओ और ज्वाइन करो एक कॉन्ट्रैक्ट, लेट दैट कॉन्ट्रैक्ट बी कॉमनवेल्थ गेम। तो हम ज्वाइन करते हैं तो इनके जो कंडीशंस है ये हमको मानने पड़ेंगे, बट हम ज्वाइन करते हैं या नहीं ये हमारी सॉवरेनिटी है। तो हमने क्योंकि अलाउ किया अपने आप को कि हम इस ट्रीटी को ज्वाइन करेंगे, इस कॉमनवेल्थ गेम को ज्वाइन करेंगे, तो अब ज्वाइन करने के बाद जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये तो फॉलो करना पड़ेगा ना। ये सॉवरेनिटी को थ्रेट नहीं करता है, हम चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं अपने आप को, बट because we have joined, so that is why we are following all the norms and rules and regulation of that commonwealth, but it does not what restrict our sovereignty। ठीक है, अब आते हैं सोशलिज्म पे। सो नाउ जो सोशलिज्म है, सोशलिज्म क्या बोलता है? The idea of socialism as provided in the Indian Constitution is mainly found in directive principle of state policy। तो सोशलिज्म जो है, देखो हमने वही बात की थी कि वन सेकेंड, जो सोशलिज्म है वो गिवन कहाँ है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में। तो हमने ऊपर में वही बात की थी, इट इज़ अ पार्ट बट हैज़ नो इंडिपेंडेंट लीगल इफेक्ट एंड टू गिव इट अ लीगल इफेक्ट। इसको लीगल इफेक्ट देने के लिए हमको क्या चाहिए कि हम इनको प्रोविजंस के थ्रू, लॉज के थ्रू, आर्टिकल के थ्रू कहीं भी एनश्राइन करें कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो सोशलिज्म है वो दिया हुआ है डीपीएसपी में। द टर्म सोशलिस्ट वॉज एडेड इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एंड द टर्म सोशलिस्ट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। द अवध सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज एडॉप्टेड इन अ रिजोल्यूशन। ठीक है, अब इंडिया में जो सोशलिज्म फॉलो होता है वो मिक्स्ड टाइप का है, मिक्स्ड इकोनॉमी वाला है, वेयर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। सोशलिज्म क्या होता है? समाजवाद। तो समाजवाद क्या है कि हम जो वेलफेयर स्कीम है, जो पब्लिक का जो वेलफेयर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स है, सब्सिडीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोशलिज्म में आती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने डीएस नाकरा केस में रूल किया था कि बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ सोशलिज्म इज टू प्रोवाइड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन स्टेटस, मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम एटसेट्रा। तो वही जो वेलफेयर है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ये सोशलिज्म में आती है। अब किस किस टाइप के सोशलिज्म हैं हमारे इसमें प्रीएम्बल में, तो वो चीज़ें हम देखते हैं। तो जीबी पंत इन सुप्रीम कोर्ट, जीबी पंत केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सेम थिंग, थोड़ा इलॉबरेटेड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारा प्रेम्बल हमको प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ता है। सेक्युलरिज्म क्या है? तो सेक्युलरिज्म जो है वो है धर्म निरपेक्षता, है ना। मतलब हम लोग धर्म से निरपेक्ष हो जाएं, तटस्थ हो जाएं। हम क्या बोलना चाहिए तटस्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेगनेंट। ओरिएंटेशन नहीं होना चाहिए हमारा, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ओरिएंटेशन नहीं होना चाहिए हमारा किसी भी रिलीजन के तरफ, किसी भी रिलीजन को हम फेवर नहीं करेंगे। तो जो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म होता है, पॉजिटिव वाला, वो बोलता है कि हम इक्विडिस्टेंट मेंटेन करें और पेट्रोनाइज करे सारे रिलीजन को इक्वली। वेयर एस जो नेगेटिव सेक्युलरिज्म बोलता है कि कंप्लीट डिसोशिएशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, हम किसी भी धर्म को फेवर नहीं करेंगे, ठीक है, फेवर नहीं करेंगे, और यहाँ पे हम सारे धर्म को, सभी धर्म को इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। तो इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो है पॉजिटिव, कि हम इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल पे बिलीव रखते हैं। ठीक है,
promote various religion by facilitating pilgrimage, providing for religious holiday etc. ठीक है, उसके बाद वही चीज़ है कि ऑफिसर्स कैन नॉट बी डिनाइड बेस्ड अपॉन रिलीजन। जो डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, वो हम नहीं करेंगे, एंड विच इज़ एसेंस ऑफ आवर सेक्युलरिज्म। जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हम बोलते हैं, तो डेमोक्रेसी से मतलब क्या होता है, मीन ऑफ पीपल्स रूल, मीनिंग पीपल रूल, मतलब जनता का शासन। ठीक है, डेमोक्रेसी डज नॉट मीन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ओनली बट ऑल्सो सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। तो ये चीज़ें जो हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हमको याद रखनी है, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर स्टेटमेंट फ्रेम करके दे दिया कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ओनली, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा क्या? नहीं, क्योंकि हमको इकोनॉमिकल और सोशल भी मिलता है। अब एजुकेशनल डेमोक्रेसी बोल दिया तो ये स्टेटमेंट सही होगा क्या? नहीं, ये होगा गलत। अब डेमोक्रेसी कैसे एनशाइन किया गया? तो राइट टू वोट दिया गया हमको, क्योंकि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं। डेमोक्रेसी वही तो होता है ना, इलेक्शन। But it is not only about freedom, it is not only about election but also about freedom of speech, expression, rule of law, free and fair election and all things। ठीक है, फिर आते हैं हम रिपब्लिक पे। तो रिपब्लिक का जो है वो 3 बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। दैट इज, हेड ऑफ स्टेट शुड बी एन इलेक्टेड पर्सन, देयर इज नो प्रिविलेज क्लास लाइक रॉयल फैमिलीज एंड ऑल पब्लिक ऑफिसेस आर ओपन फॉर ऑल। सिंपल हो गया। तो हमने डिस्कस कर लिया नेचर में SSSDR, सोशलिस्ट, सोवरेन। सोवरेन से हमने देखा कि हमको एक ब्लैंक पेज पे यहाँ पे, तो हमने सोवरेन में क्या देखा, इंटरनल सोवरेनिटी चाहिए, एक्सटर्नल सोवरेनिटी चाहिए। कॉमनवेल्थ जो है वो हमारे सोवरेनिटी को वायलेट नहीं करता है। फिर हमने देखा क्या, सेक्युलर। सेक्युलर तो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, फेवरिंग ऑल रिलीजन, और किसी भी एक को फेवर नहीं करना। ठीक है, फिर सोशलिस्ट। तो सोशलिज्म में हमने देखा कि इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल। ठीक है, 3 टाइप की चीज़ें हमने देखी। अब आगे बढ़ते हैं डेमोक्रेटिक। सोशलिज्म में मैंने इकोनॉमिक, माय मिस्टेक। सोशलिज्म में मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करना और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को प्रमोट करना, इसके बारे में हमने बात किया। और ये कहाँ एंश्राइंड है? तो ये DPSP में एंश्राइंड है। उसके बाद जब हम डेमोक्रेटिक नेचर पे आते हैं तो हमने देखा कि हमने राइट टू वोट मिला, और डेमोक्रेसी किस चीज़ का, सोशल, इकोनॉमिकल एज वेल एज पॉलिटिकल। फिर हमने रिपब्लिक देखा, तो रिपब्लिक में 3 चीज़ें, हेड ऑफ स्टेट, इलेक्टेड पर्सन, प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, एंड ऑल पब्लिक ऑफिसेस शुड बी ओपन फॉर ऑल। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। यहाँ तक के जो हमने डिस्कस किया ये था नेचर। क्या था ये? नेचर। नेचर ऑफ व्हाट? प्रीएम्बल। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें, ये जो है ये हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले पे आते हैं जस्टिस। किस प्रकार का जस्टिस? जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्टिस का मतलब होता है न्याय। तो कैसा न्याय? तो हम देंगे पहले तो सोशल। सोशल कैसे प्रमोट करेंगे? जैसे हमने अनटचेबिलिटी को रिजॉल्व किया। ठीक है, DPSPs में एफर्मेटिव एक्शंस दिए स्टेट को कि आप सोशल इक्वलिटी प्रमोट करो, सोशल जस्टिस प्रमोट करो। फिर आता है इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिकल जस्टिस जो है, इनइक्वालिटी इन इनकम शुड बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, ये कहाँ दिया है? आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 39C में बोला है कि ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम दैट डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना है, इनइक्वालिटी को रोकना है, और ऐसे हम इकोनॉमिकल जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। फिर आता है पॉलिटिकल जस्टिस। तो पॉलिटिकल जस्टिस में राइट टू वोट, इलेक्शन फॉर ऑल जैसे जो प्रोविजंस हैं, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, दीज ऑल थिंग, ये जो है हम इनके थ्रू पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। अब इकोनॉमिकल जस्टिस का एक क्वेश्चन आया था कि इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन। तो पहला चीज़ तो देखो, प्रियम्बल में तो हम पढ़ ही रहे हैं। उसके बाद फंडामेंटल राइट में है क्या? नहीं, ये किस में है? DPSP में, क्योंकि यहाँ पे देखो डायरेक्टली गिवन है कि इट इज़ एनश्राइंड बाय DPSP, आर्टिकल 38A एंड आर्टिकल 39C। ठीक,
आगे बढ़ते हैं लिबर्टी पे। तो लिबर्टी क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट। पहले तो लिबर्टी होता है फ्रीडम, आज़ादी। पर ये एब्सोल्यूट है क्या? जो चाहे वो कर सकते हैं क्या? जैसे लिबर्टी ऑफ थॉट दिया, एक्सप्रेशन दिया, तो आपको लिबर्टी है तो आप कुछ भी एक्सप्रेस करोगे क्या? नहीं, दीज आर लिमिटेड वाया सम रेस्ट्रिक्शंस। तो ये कहाँ एंश्राइंड है? ये एंश्राइंड है फंडामेंटल राइट में। ठीक, लिबर्टी इज रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ फ्रीडम अंडर रूल ऑफ लॉ, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। अब देखते हैं, इज नॉट एम्बडीड इन प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लिबर्टी ऑफ थॉट है लिबर्टी ऑफ थॉट। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है लिबर्टी ऑफ बिलीफ है। लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी का बात किया है क्या कहीं पे? नहीं, इकोनॉमिक लिबर्टी का बात कहीं नहीं किया। तो ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, नॉट एंश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इकोनॉमिक से रिलेटेड पहला तो हमने देखा कि डेमोक्रेटिक नेचर में इकोनॉमी का बात किया, उसके बाद कहाँ बात किया? उसमें बात किया जस्टिस में। ठीक है, जस्टिस में। तो इकोनॉमिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, ये दो चीज़ जो है हमारा प्रियम्बल प्रोवाइड करता है, बट इकोनॉमिकल लिबर्टी हमको नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये आपको दिमाग में रखनी है। अब लिबर्टी दो प्रकार की हो गई, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव में क्या आता है भैया? तो नेगेटिव में आता है दैट फ्रीडम दैट रिमेन इनवॉयलेबल, इट कैन नॉट बी इंटरफेयर्ड बाय स्टेट। जैसे एब्सोल्यूट फ्रीडम जो है, एब्सोल्यूट फ्रीडम जो है वो कुछ चीज़ों में दिया गया है। वहीं पॉजिटिव लिबर्टी क्या है? स्टेट एक्टिवली इंटरफेयर्स एक्सपेंड चॉइस ऑफ फ्री एंड फुल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल। स्टेट जो है इसको अलाउड है इंटरफेयर करना, किसमें? हमारे लिबर्टी में, हमारे राइट्स में, ताकि वो हमारा फुल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट पे स्टेट जो है वो ध्यान दे सकें, है ना। नाउ इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी क्या है? सबको समान अधिकार, किसका? स्टेटस का, अपॉर्चुनिटी का। अपॉर्चुनिटी कौन सी? जॉब से लेके, पॉलिटी से लेके, इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज से लेके। अब पॉलिटी में कैसे? तो आपको इलेक्शन लड़ने के लिए किसी भी बेसिस पे मना नहीं किया जा सकता। अब इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट दो, जैसे क्लास हो गया, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, कलर हो गया, इन सब के बेसिस पे आपको मना नहीं किया जाता, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी गिवन है। रिजर्वेशन हो गया जॉब के बेसिस पे, रिजर्वेशन जो है फॉर जॉब्स, दीज आर ऑल व्हाट? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी के अंदर आता है। अब लास्ट आता है फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी क्या है? ब्रदरहुड, अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। जो नेशन का फाउंडेशन है वो ही फ्रेटर्निटी पे टिका हुआ है। आप अगर भाईचारा नहीं निभाएंगे अपने आसपास के लोगों से, एक वननेस फील नहीं करेंगे, तो फ्रेटर्निटी हमारी डिस्ट्रॉय होगी ना। तो वही बोल रहा है कि अ सेंस ऑफ इंडियननेस एंड वननेस। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन प्रमोट फ्रेटर्निटी बाय रिड्यूसिंग सोशियो इकोनॉमिक गैप अमंग वेरियस सेक्शन ऑफ ग्रुप। तो ये इंदिरा साहनी जो केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न दिया, ये भी फ्रेटर्निटी को क्या है? प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करता है? क्योंकि अगर सब का इक्वल व्हाट से डेवलपमेंट होगा तो सब एक ही पायदान पे आएंगे, तो इक्विटी प्रमोट होगा। ठीक है, the dignity of an individual is also related to a fact that personality of every individual is sacred। हर कोई एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, डिफरेंट है, सो एवरीवन मस्ट बी प्रोटेक्टेड। अब ये एनकैप्सुलेट करता है क्या? बोथ साइकोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। सही बात है। द साइकोलॉजिकल तो हम देख चुके हैं कि भैया वननेस होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए। जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो क्या बोलता है? दैट नो स्टेट हैज़ अ राइट टू सिसीड फ्रॉम द इंडियन यूनियन एंड नेशनल इंटीग्रेशन शैल बी प्रोमोटेड रीजनली, लिंग्विस्टिकली, एथनिकली, कल्चरली एंड कास्ट बेस्ड बैरियर शुड नॉट बी प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रियम्बल है वो ख़त्म होता है। और जस्टिसिएबिलिटी ऑफ प्रियम्बल, तो नॉन जस्टिसिएबल है, नॉट अ सोर्स ऑफ पावर है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। तो
Which one of the following reflect most appropriate relationship between law and liberty? तो सिंपल है, इफ देयर आर नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, क्योंकि जब रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं रहेंगे तो आप कुछ भी करेंगे ना स्टेट में, तो जो कुछ भी करेगा तो फिर एक पॉइंट के बाद जो सबसे पावरफुल है वो रूल करना शुरू कर देगा और ऑटोक्रेसी शुरू हो जाएगी, वहाँ पे मोनार्की शुरू हो जाएगी, तो लिबर्टी आपका ख़त्म हो जाएगा। दो फॉर अ टाइम बिंग एक एब्सोल्यूट लिबर्टी वाली सिचुएशन रहेगी, बट नॉट फॉर अ लॉन्ग। ओके, द फंडामेंटल अदर देन सॉरी लेट मी other than fundamental right, which of the following part of the constitution reflects principal provision of universal declaration of human right 1948? तो सभी करते हैं, बहुत सिंपल है, प्रीएम्बल, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज तीनों है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी? तो अ कमिटेड जुडिशरी इज बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी, क्योंकि जुडिशरी कमिटेड है अपने काम को लेके, आपको लिबर्टी जो है उसका हनन ना हो, उसका वायलेशन ना हो, इसके लिए एक जुडिशरी जो है वो कमिटेड रहती है हमेशा कि आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। ओके, सो हियर बाय वी एंड आवर प्रेम्बल, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो प्रेम्बल से रिलेटेड है वो देख लेते हैं एक बार। तो द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यस कैन बी अमेंडेड, यस। 42nd अमेंडमेंट से क्या सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी ऐड किया गया। नॉन जस्टिसिएबल, नॉन एनफोर्सेबल है, वी नो। कोर्ट कैन नॉट सिंगुलरली रिलाई ऑन अ प्रीएम्बल फॉर डिसीजन मेकिंग दो इट कैन बी यूज्ड एज रेफरेंस। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। नॉट अ पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर, इट कंटेन्स एलिमेंट दैट आर पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो आपको कमेंट करना है कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इनमें से कौन से पार्ट जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर में लाए करते हैं, आप कमेंट करके बताइए। फिर वही चीज़ें फिर से रिपीटेड है कि सोवेनिटी क्या होता है, तो फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, तो इसमें फिर एब्सोल्यूट सोवेनिटी हो गया, स्ट्रेटेजिक सोवेनिटी हो गया। तो एब्सोल्यूट क्या है कि कंप्लीट फ्रीडम, स्ट्रेटेजिक क्या है कि हमने कुछ चीज़ों पे एग्री किया है और अपना सोवेनिटी रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे व्हाट से लूज़ किया है तो नहीं बोलेंगे, ट्रेड किया है बोल सकते हैं कि कुछ चीज़ें हाँ हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं अपने आप को ताकि हम बेटर बेनिफिट्स उससे ले सकें। सोशलिज्म क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। सेक्युलरिज्म, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल रिलीजन, फिर वही नेगेटिव सेक्युलरिज्म और पॉजिटिव, जो नेगेटिव सेक्युलरिज्म है फ्रांस में कंप्लीट सेपरेशन है, इंडिया में है पॉजिटिव। डेमोक्रेसी क्या है, मेजोरिटी रूल। ठीक, तो दो टाइप की डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट है लॉ बाय जनरल वोट ऑफ सोसाइटी, एफिशिएंट नहीं है पर ट्रांसपेरेंट है। वहीं इनडायरेक्ट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव वर्क ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, ये इफेक्टिव है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो सबके अपने फ़ायदे, सबके अपने नुकसान। देन आफ्टर आता है क्या, रिपब्लिक। इलेक्टेड हेड होता है, अकाउंटेबल टू ऑल होता है, और एक और चीज़, दिस शुड नॉट बी हेरिडेटरी। लिबर्टी में फिर वही फ्रीडम वाइल मेंटेनिंग राइट एंड इम्यूनिटी ऑफ अदर्स, दूसरों के फ्रीडम को आप अगर मेंटेन करते हुए अपना फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं तो वो लिबर्टी है। इक्वलिटी, लॉ अप्लाइज ऑल फॉर द सेम, फ्रेटर्निटी, सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड वननेस। सो हियर हमारा प्रीएम्बल जो है मेजर वो कंप्लीट होता है और हम आगे बढ़ते हैं यूनियन एंड टेरिटरी में। पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, दो चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहला तो है, देखो ये हमारा इंडिया हो गया। ठीक, अब इस इंडिया में आते हैं स्टेट, आइलैंड, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, फिर हमारा ओशन बाउंड्री। ठीक, हमारी एम्बेसीज आ गए, हमारे नेवल शिप्स आ गए, हमारे एयरप्लेन्स आ गए, एंड एवरीथिंग अदर थिंग्स। तो ये जो पूरा कंबाइंड है, ये
दिस इज व्हाट कॉल यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, है ना। अब इसी के अंदर एक आता है यूनियन टेरिटरी, जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी, ये अलग है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। यूटी क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ टेरिटरी विच इज़ गवर्नड बाय यूनियन, ठीक। पार्ट है टेरिटरी का जो गवर्न होता है यूनियन से, एंड यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जब हम इट्स वर्ड का यूज़ करते हैं, इट्स टेरिटरी बोलते हैं, तो ये कंप्लीट जो हमने मेंशन किया ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हम पहला पार्ट देख रहे हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसमें 4 आर्टिकल आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4, सिंपल 4 आर्टिकल। पहला क्या बोलता है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो नाम क्या रखेंगे हम अपने जो भी यूनियन है उसका, और इसकी टेरिटरी कितनी दूर तक होगी, कौन कौन सी होगी, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे डिफाइंड है। दिस इज़ व्हाट आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 2 क्या बोलता है? एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अगर हम कोई भी नया स्टेट एडमिट कर रहे हैं किसी फॉरेन टेरिटरी से, या फिर नया कोई ज़मीन हमने हड़पा तो गलत शब्द हो गया, हमने एक्वायर किया, हमने किसी वॉर पे जीता, तो वहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट होगा, ये सारी चीज़ें जो आएंगी ये आएंगी आर्टिकल नंबर 2 के अंदर, ठीक है। पहले में हमने बोला, डिफाइन किया हमारी टेरिटरी कहाँ तक के है, फिर हमने बोला कि हम इस टेरिटरी में नया कोई एरिया एडमिट करना चाहें, एस्टेब्लिश करना चाहें, तो आर्टिकल 2 का यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं। आर्टिकल 3 क्या बोलता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया। सी, ये है इंडिया, हमने ये कोई एरिया एक्वायर किया, है ना। तो ये एक्वायर करने के लिए हमको आर्टिकल 2 का यूज़ करना पड़ेगा। बट इफ़ दिस इज़ इंडिया एंड दिस इज़ इट्स टेरिटरी, जो भी है जैसा भी ऐसे करके, अब हमको क्या है, ये एरिया ए का लेंथ बड़ा करके थोड़ा इसको ज़्यादा देना। जैसे एरिया ए है, ये इतने प्लेस में है, और हम इतना प्लेस एरिया ए को और देना चाहते हैं, सो दैट इसका कंप्लीट टेरिटरी बन जाए यहाँ से लेके यहाँ तक के। दूसरा पेन यूज़ करते हैं, ये जो है नया एरिया हो जाए। तो विद इन बाउंड्री अगर हमको कोई भी अल्टरेशन करना है ना, एक्सपांशन करना है, नेम चेंज करना है, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग विद इन द टेरिटरी, विद इन द बाउंड्री, तो हम आर्टिकल 3 का यूज़ करेंगे। क्या बोलता है ये? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरिया, ठीक, विद इन द बाउंड्री, और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम आर्टिकल 3 के थ्रू करेंगे। अब आर्टिकल 3 जो है इसके लिए हमको बिल लाना पड़ेगा, तो प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे, ठीक है। प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का रिक्वायर्ड है, प्रायर रिकमेंडेशन नीडेड है। अब ये जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के पास, फिर जाएगा पार्लियामेंट के पास, और सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाएगा जस्ट टू इन्फॉर्म देम, ये हाँ बोले या ना बोले डज नॉट मैटर, ये वापस से आएगा पार्लियामेंट पे, और फिर ये सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। सो स्टेट डज नॉट हैव एनी रूल, बट देयर प्रेजेंस इज मैंडेटरी बिकॉज इट इज़ मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लास्टली जो आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 क्या बोलता है? लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 to provide for amendment of the first and fourth schedule and supplemental incidental and consequential matter shall not be deemed as constitutional amendment, ठीक है। इसके अंदर आर्टिकल 2 और 3 में अगर कोई चेंजेस किए गए बाय पासिंग एनी लॉ, तो दैट लॉ विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ओके। तो 4 आर्टिकल है। पहला में हमने टेरिटरी डिफाइन की, सेकंड में बोला कि कोई बाहर से कोई आया, बाहर से मतलब एडमिशन हो गया,
या फिर एस्टैब्लिशमेंट हो गया। थर्ड में हमने क्या बोला, हमने बोला कि अल्टरेशन, चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ बाउंड्री। और फोर्थ में बोला कि 2 और 3 में कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी अगर चेंजेस हो तो विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट। ठीक। अब एक केस आता है कि वाइल सीडिंग अ पार्ट ऑफ कंट्री, अगर हम अपना कोई टेरिटरी है, ये इंडिया है, और इतना पार्ट हम किसी और को दे दिए, किसी और देश को दे रहे हैं, तो नीड एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। इट विल नीड एन अमेंडमेंट, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड ऑन आर्टिकल 4। ठीक है, इट विल नीड अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। इसके लिए भी स्टेट का रेटिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। इन केस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, नो नीड, नो प्रायर परमिशन फ्रॉम प्रेसिडेंट, नो स्टेट रेटिफिकेशन नीडेड। ठीक है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सिटीजनशिप। पार्ट टू में एक जो बहुत प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट आता है, डायस्पोरा। इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम अभी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें देख रहे हैं। तो डायस्पोरा विल डिस्कस ऑन एन अनदर वीडियो। बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक है, मे प्रीलिम्स में ज़्यादा पूछा नहीं गया है इसके बारे में आज तक के, बट इम्पॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज, यू शुड नो दैट वेयर इंडियंस आर रिसाइडिंग एंड हाउ दे आर फंक्शनिंग, ऑल दोज थिंग्स। तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 5 क्या बोलता है? आर्टिकल 5 बोलता है कि सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उस टाइम पे सिटीजनशिप किसको देनी है, कैसे देनी है। आर्टिकल 6 बोलता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। वहीं आर्टिकल 7 बोलता है सर्टेन माइग्रेट्स टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। ओके। आर्टिकल 8 बोल रहा है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। फिर आर्टिकल 9 में बात करता है पर्सन वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट, कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, एंड लास्टली पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। याद कैसे करें? तो देखिए बहुत सिंपल है। आर्टिकल 5 में आपने क्या देखा? आपने देखा कि जब कमेंसमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, तब किनको किनको हम सिटीजनशिप देंगे, इसके बारे में बात किया गया आर्टिकल 5 में, ड्यूरिंग कमेंसमेंट ऑफ सिटीजनशिप, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 सेज दैट हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। कहाँ से? बाहर से आने वाले। बाहर कहाँ? पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से आने वाले लोग को हम सिटीजनशिप देंगे, ये आर्टिकल 6 में बात किया। अगले ही आर्टिकल में 7 में बोलता है कि यहाँ से जो पाकिस्तान गए उनके बारे में, तो उनके बारे में भी लिखा हुआ है आर्टिकल 7 में। ठीक है, ये 1 मार्च 1947 को रेडक्लिफ रिपोर्ट आया कि इतने लोग यहाँ वहाँ जो भी, तो उसके बेसिस पे चीज़ें हैं ये। आर्टिकल 8 बात करता है सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। इसमें एनआरआई आएंगे क्या? नहीं, दीज आर नॉट, दीज आर तो सिटीजन ना, दीज आर रेसिडेंट। ये सिटीजन है इंडिया के, रहते बाहर हैं। पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब कि यहाँ रहते हैं बट यहाँ के थे, उनका जो लीनियज है इंडिया से है, बट दे आर नॉट सिटीजन समवेयर एल्स। तो उनके बारे में जो बात किया गया है आर्टिकल 8 में। अब कोई यहाँ रहता है और उसने वॉलेंटरली एक्वायर कर ली सिटीजनशिप फॉरेन स्टेट की, तो उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो किस में आएंगे? आर्टिकल 9 में आएंगे। फिर कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, ये आर्टिकल 10 बोलता है। एंड पार्लियामेंट कैन रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, ये बोलता है आर्टिकल 11। फिर से देखिए, आर्टिकल 5 इज कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे सिटीजनशिप। आर्टिकल 6 बोला पाकिस्तान से आने वाले, आर्टिकल 7 बोला पाकिस्तान जाने वाले। ठीक है। आर्टिकल 8 बात करता है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में। आर्टिकल 9 बोलता है कि किन्होंने अगर वॉलेंटरली सिटीजनशिप छोड़ दी है, वो पार्ट नहीं रहना चाहते, तो आर्टिकल 9 बात करता है उसके बारे में। वहीं आर्टिकल 10 जो है, आर्टिकल 10 बात करता है कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप, एंड आर्टिकल 11 सेज अबाउट पार्लियामेंट विच कैन रेगुलेट फंक्शन
सॉरी, प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप वाया लॉज एंड अदर थिंग्स। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है? ओके फाइन। नाउ अब हम देखते हैं कि बाय जो सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप एक्वायर कैसे की जा सकती है। तो सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय बर्थ। आप भैया यहीं के लैंड पे पैदा हो जाओ और आपको मिल जाएगा। इट कैन बी एक्वायर्ड बाय डिसेंट, इट कैन बी एक्वायर्ड बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इज यू आर बोर्न समवेयर एल्स, रजिस्टर्ड इन इंडिया इन देयर कॉन्सुलेट। मतलब आप कहीं बाहर पैदा हो रहे हो और रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने इंडियन कॉन्सुलेट पे या एम्बेसी पे, तो बाय रजिस्ट्रेशन यू कैन बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया। वहीं लास्ट जो है वो एक्वायरिंग टेरिटरी की भी है। इंडिया ने कहीं युद्ध किया, वहाँ का टेरिटरी एक्वायर कर लिया, तो वहाँ का जो जो सिटीजन है वो ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन हो जाएगा। लास्टली बाय नेचुरलाइजेशन बाय मैरिज। अब जो रिमूवल है सिटीजनशिप का, जैसे आप सिटीजन हैं और आपको हटाना है सिटीजन से, तो आप कैसे कर सकते हैं? पहले तो आप रिनंसिएट कर दीजिए कि खुद से छोड़ दिया, त्याग कर दिया अपना, डिप्राइव कर दिया स्टेट ने कि आप किसी और देश में 2-3 साल से जेल में हैं, वहाँ जमा हैं आप, तो उस केस में डिप्राइव हो जाएगा। और टर्मिनेट कब होगा? जब आप कहीं और सिटीजनशिप एक्वायर करेंगे। ठीक है। नाउ फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये देख लीजिए एक लाइन पे। नॉमिनल हेड होना चाहिए, रियल एग्जीक्यूटिव होना चाहिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा एंड नॉट पार्लियामेंट। ठीक है, ये कंप्लीट पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इसमें राज्यसभा और प्रेसिडेंट भी आ गया, तो ये इसको रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसको? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को। एन एग्जीक्यूटिव शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव डिराइव फ्रॉम लेजिस्लेचर का मतलब क्या हो गया? कि मतलब ये हुआ कि लेजिस्लेचर जो है आपका लोकसभा है और एग्जीक्यूटिव है आपका कैबिनेट, तो लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव डिराइव हुआ है। तो इट इज़ द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है।